नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बायोमित्रा के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज हम केमिस्ट्री और उसके अंदर ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो आपके 9th यूनिट दे रखी है लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री में, उसके जितने भी सवाल पूछे गए हैं आज तक 2022 के 2 पेपर हुए, 2018 में पेपर हुआ, 2016 में पेपर हुआ। जितने भी सवाल लगभग 20 से 25 सवाल यहाँ से पूछे गए हैं, उन सभी सवालों को आज अपन इस वीडियो के अंदर हल करेंगे, सॉल्व करेंगे और मैं यूं कहूं खटाखट उड़ाएंगे। अगर आपने ये चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट्स मेरे साथ सीखे हैं तो सवाल कितने इजी आते हैं ये आज आपको पता चलेगा। बहुत आसान सवाल आते हैं, आपको लगेगा सर आपने तो बहुत पढ़ाया, सवाल तो बहुत बेसिक सा आया। तो ये चीज मैंने आपको जब पढ़ाया उस समय भी बताया था कि सवाल बहुत बेसिक से उठेगा, लेकिन अपनों को तैयारी इतनी स्ट्रॉन्ग कर लेनी है कि वो सवाल बिल्कुल हलवा लगे। और आज वही होने वाला है, अपन एकदम खटाखट सवाल उड़ाएंगे, इतने आसान सवाल। तो अगर आपको ये चैप्टर याद है, पूरा चैप्टर जो 13-14 क्लासेस मैंने आपको दी है, आपने ढंग से मेरे साथ देखा है और उनको रिवाइज किया है, तो आज हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। आपको सब कुछ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, मतलब समझने की तो चीज हमने समझ ली। आज सवाल करते हैं। ये जो पेपर मैंने लिया है ये है 28 जून 2022 का पेपर, और उस पेपर में इस जीओसी से, यानी कि जो अपना चैप्टर चल रहा है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया अब, तो उससे 28 जून को 5 क्वेश्चन पूछे गए। ये 5 क्वेश्चन आपके सामने है। ये 5 सवाल पूछे गए 28 जून को। इसके बाद में 29 जून वाला या फिर 2018 वाला, फिर 2016 वाला, ऐसे अपन सारे करेंगे। तो अभी आपके सामने 28 जून के जो है ये 5 क्वेश्चन है। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें ज्यामितीय समव्यवता संभव नहीं है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो यहां पर कौन सो नहीं कर रहा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए एक बार। देख लिया? अब मुझे याद करके बताओ कि ज्यामितीय समव्यवता की मैंने चिल्ला चिल्ला करके 2 कंडीशन क्लास में कम से कम 10 बार बताई कि ज्यामितीय समव्यवता में सवाल कैसा पूछेगा आपको। मैंने कहा सवाल पूछेगा कि निम्न में से कौन दर्शाता है या कौन नहीं दर्शाता है। बताओ, जिन बच्चों ने मेरे साथ क्लास देखी वो बताइए, क्या मैंने आपसे ये कहा था? बिल्कुल कहा था। फिर मैंने कहा 2 कंडीशन आपको याद रखनी है। 2 कंडीशन, पहली चीज डबल बॉन्ड होना चाहिए। ज्यामितीय समव्यवता दर्शाने के लिए पहली चीज है उसके अंदर डबल बॉन्ड होना ही होना चाहिए कंपाउंड में। और दूसरी चीज, डबल बॉन्ड से बंधित जो कार्बन है उन दोनों कार्बन से 2 अलग अलग समूह जुड़े होने चाहिए। यानी कि ये डबल बॉन्ड से बंधित 2 कार्बन है, इस कार्बन से भी 2 अलग समूह होने चाहिए, इस कार्बन से भी 2 अलग समूह होने चाहिए। ये मैंने बताया था? यस सर, आपने ये भी बताया था। तो ये 2 शर्तें अगर आपको पता है, ये सवाल बिल्कुल हलवा है। ज्यामितीय समव्यवता क्या होती है? द्विबंध के सापेक्ष प्रतिबंधित घूर्णन से उत्पन्न समावयवी क्या कहलाते हैं? ज्यामितीय समावयवी। ठीक है, तो 2 कंडीशन, पहली चीज डबल बॉन्ड होना चाहिए और दूसरी चीज डबल बॉन्ड से बंधित जो कार्बन है उससे दोनों परमाणु अलग अलग जुड़े होने चाहिए। पहली कंडीशन देखिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। डबल बॉन्ड इसमें भी है, डबल बॉन्ड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि ये वाली शर्त तो हमारी नहीं लगेगी। डबल बॉन्ड तो दोनों में ही है। अब आते हैं अपन दूसरी शर्त पे। दूसरी शर्त क्या है? दोनों कार्बन से अलग अलग परमाणु जुड़े हुए होने चाहिए। इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन को देखिए, इस डबल बॉन्ड से बंधित, पहले मैं इस कार्बन को देखता हूं तो इससे एक CH3 मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यानी कि दोनों अलग अलग है। हाँ सर, दोनों अलग अलग है। इसमें देखिए, क्या इसमें दोनों अलग अलग है? हाँ सर, एक मेथिल है, एक हाइड्रोजन है, मतलब इसके अंदर दोनों अलग अलग है, इसमें भी दोनों अलग अलग है। ये ज्यामितीय समव्यवता दर्शाएगा। अपन से पूछा गया है नहीं दर्शाएगा, किसमें संभव नहीं है, नहीं वाला छांटना है। कई बार गलती अपन ये कर लेते हैं कि कौन दर्शाएगा और पहले ही में ये दिख गया ये दर्शाता है, टिक मार दिया, गलत हो जाएगा। नहीं पूछा है कौन नहीं दर्शा रहा। इसको देखिए, इसके अंदर अगर मैं देखूं तो इस कार्बन में एक मेथिल एक हाइड्रोजन, मतलब दोनों अलग अलग हैं। इस कार्बन में मैं देखूं तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन, इसमें भी दोनों अलग अलग हैं, मतलब ये भी दर्शाएगा। अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं इसको देखूं तो इस कार्बन से मेथिल और मेथिल, एक कार्बन से दोनों समान ग्रुप जुड़े हुए हैं,
हमारी दूसरी कंडीशन क्या थी, दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। क्या इसमें दोनों ग्रुप अलग अलग है? नहीं है। इस वाले में भी नहीं है। मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये ज्यामितीय समावता नहीं दर्शाएगा, क्योंकि ज्यामितीय समावता की जो दूसरी कंडीशन है उसको ये फुलफिल नहीं कर रहा है। दो अलग अलग ग्रुप इसमें नहीं लगे हुए हैं। इसके अंदर देखिए, इसमें सर एक CH3 एक हाइड्रोजन, हाँ एक CH3 एक हाइड्रोजन, मतलब इससे भी दो अलग जुड़े हैं, इससे भी दो अलग जुड़े हुए हैं, ये दर्शाएगा। अब मान लो मैं आपको ये दे दूं कि इधर C डबल बॉन्ड C CH3 हाइड्रोजन, और इधर मैंने आपको दे दिया हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बताओ ये दर्शाएगा कि नहीं दर्शाएगा? ये दर्शाएगा कि नहीं दर्शाएगा? आपको देखना है, देखो जैसे ही आपने पहला कार्बन ये देखा, इसमें ये ग्रुप अलग ये ग्रुप अलग, मतलब ये वाले कार्बन की तरफ से अगर देखें तो ये तो दर्शाएगा, लेकिन इस कार्बन को देखो, इसके अंदर ये हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, यानी कि दोनों समान है, तो ये भी नहीं दर्शाएगा। दोनों कार्बन के पास अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, एक के पास भी अगर सेम होंगे वो ज्यामितीय समावता नहीं दर्शाएगा। इसमें तो ऐसा नहीं डाला गया, लेकिन अगर वो एक स्टेप आगे बढ़ के भी सवाल देता तो वो आपको ऐसा ऑप्शन देता, ऐसा ऑप्शन देता तो आप क्या करते हैं, सर इसमें अलग अलग है तो हम कर देते हैं, नहीं इधर का है, इधर भी तो होना चाहिए, इधर भी अलग अलग होने चाहिए, इस कार्बन के भी पास और इस कार्बन के पास भी अलग अलग होने चाहिए, तब जो है वो ज्यामितीय समावता दर्शाएगा। तो इसमें जो है वो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये ज्यामितीय समावता नहीं दर्शाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताओ ज्यामितीय समावता का कितना सिंपल सवाल है। डीप पूछा, कुछ भी नहीं पूछा, बस दो लाइनें आपको याद होनी चाहिए, और ये मैंने दो लाइनें शुरुआत में ही बता दी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटेन में संरचनात्मक समावयवियों की संख्या बताइए। पेंटेन में संरचनात्मक समावयवियों की संख्या बताइए। ये मैंने जब आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ाया उस समय मैंने आपको कहा था कि ये आपको याद रख लेना है, इनमें समावयवियों की संख्या पूछ सकते हैं। अगर आपने नोट्स बढ़ाए हैं तो नोट्स सामने खोल के बैठो, ऐसे नहीं कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं उस पर विश्वास कर लो, नहीं, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं वो आपके नोट्स में है, मैंने लिखवाए हैं सारी चीजें A to Z। तो उसके अंदर अब देखो क्या मैंने ये करवाया कि पेंटेन में संरचनात्मक समावयवियों की संख्या कितनी है, लिखवाया। देखो मैंने आपको एल्कीन के अंदर प्रोपीन ब्यूटीन पेंटीन उसमें कितनी होती है ये भी बताया। मैंने आपको मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नोनेन डेकेन सबके अंदर मैंने बताया कितने संरचनात्मक समावयवी होते हैं। बताया कि नहीं बताया? बताया। चल एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। अगर मैं बात करूं मेथेन की, मैं बात करूं एथेन की, मैं बात करूं प्रोपेन की, इनके तीनों के अंदर अगर आपको संरचनात्मक समावयवियों की संख्या पूछ ले, मेथेन एथेन प्रोपेन, तो इसके अंदर केवल एक ही वो स्ट्रक्चर होती है, कोई इसका समावयवी नहीं होता है। समावयवियों की संख्या एक का मतलब कोई समावयवी नहीं। फिर अगर आपका आ जाए ब्यूटेन, तो ब्यूटेन के अंदर होता है 2। फिर आ जाता है पेंटेन, पेंटेन में हो जाता है 3, समझ गए। उसके बाद हेक्सेन, हेक्सेन में 5, फिर हेप्टेन, हेप्टेन में 10, फिर ऑक्टेन, ऑक्टेन में 18, नोनेन में 35 और डेकेन में 75। 2 3 5 10 18 35 75, ये लाइन रख सकते हो। 1 2 3 5 10 18 35 75, कितना टाइम लगेगा? 1 2 3 5 10 18 35 75। अब पेंटेन हो सकता है उसने पहले तो ये नाम लिख दिया पेंटेन, हो सकता वो ऐसे देते C5H12, ये भी तो पेंटेन ही है, ये भी तो पेंटेन ही है। तो पेंटेन में संरचनात्मक समावयवियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। याद है ना ये चीज? ठीक है। अगली बार उसने ऐसे ऐसे पूछ लिया C18H18 में संरचनात्मक समावयवियों की संख्या बताइए। आपको पता है 8 का मतलब क्या होता है? ऑक्टेन। 8 का मतलब क्या होता है? ऑक्टेन। और ऑक्टेन के अंदर कितनी होती है? 18। नोनेन का पूछ ले C9H20 पूछ ले तो कितनी हो जाएगी? 35। C10H22 पूछ ले कितनी हो जाएगी? 75। तो कोई भी पूछे अपन को तो याद है ना, क्या फर्क पड़ता है? तो ये एक नॉर्मल सी चीज है, मैंने आपको बता दिया। अब हो सकता है अगली बार वो एल्कीन में पूछ ले, हो सकता है अगली बार वो पेंटेन के अंदर ना पूछ करके और किसी में पूछ ले, या फिर एल्केन का पूछे नहीं एल्कीन का पूछ ले। समझ गए मेरी बात को? तो एल्कीन में पूछ ले तब क्या करोगे? एल्कीन के अंदर आपको 3 की ध्यान रखनी, मैंने बताया था, एक प्रोपीन की, एक ब्यूटीन की, एक पेंटीन की। आपसे पूछ ले प्रोपीन में कितने होते हैं तो 2, एक रिंग एक चेन।
आपसे पूछ ले ब्यूटीन में कितने होते हैं? 5। 5। आपसे पूछ ले पेंटीन में कितने होते हैं? 10। 5 रिंग 5 चेन। बस इतना सा काम आपको याद रखना है। बहुत सिंपल सवाल पूछा था। अगला सवाल, सिग्मा इलेक्ट्रॉन सहित होने वाला अनुनाद है। अनुनाद क्या होता है? जिसमें केवल पाई बंद के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं उसको अपन कहते हैं अनुनाद। जिसमें केवल पाई बंद के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं उसको अपन कहते हैं अनुनाद। और अगर किसी अनुनाद में पाई बंद के साथ साथ सिग्मा बंद के इलेक्ट्रॉन भी भाग लेने लग जाएं तो उसको अपन ने क्या कहा था? अति संयुग्मन, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या कहा था? अति संयुग्मन, हाइपर कॉन्जुगेशन। वही सवाल पूछ लिया सिग्मा इलेक्ट्रॉन सहित, यानी कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी अनुनाद में भाग लेते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? अति संयुग्मन, हाइपर कॉन्जुगेशन। अति संयुग्मन जब मैंने पढ़ाया पहली लाइन ही मेरी यही थी कि पाई बंद के इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ अगर सिग्मा बंद के इलेक्ट्रॉन भी भाग लेने लग जाए तो उसको अति संयुग्मन कहते हैं। तो ये सर अति संयुग्मन, समझ गए मेरी बात को? ये क्या है? अति संयुग्मन है। बहुत ऊपर से सवाल उठाया है, आप देख रहे हो कितना इजी सवाल पूछ रहे हैं। फालतू में ही डर रहे थे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो अब ये आपको ध्यान रखना है, सिग्मा पाई जो अनुनाद होता है वो क्या होता है? अति संयुग्मन होता है। बंध रहित अनुनाद भी इसका नाम है, नेथन बेकर प्रभाव भी इसको कहते हैं। सारे अति संयुग्मन के नाम है, मैंने आपको 3 नाम बताए थे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, एल्केन का क्लोरीनीकरण उदाहरण है। अब मुझे बताओ क्या सवाल करके मजा आया? मैंने जब आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन पूछा, पढ़ा रहा था, तब मैंने कहा आपसे पूछेगा कि ये एग्जाम्पल आप रट लो, एग्जाम्पल में से पूछेगा कि ये किसका उदाहरण है। नाभिक सनी प्रतिस्थापन का कौन सा एग्जाम्पल है, मुक्त मूलक योगात्मक का कौन सा एग्जाम्पल है? बताए कि नहीं बताए? ईमानदारी से बताए। बिल्कुल बताए थे। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है एल्केन का क्लोरीनीकरण किसका उदाहरण है? याद करो एल्केन किसमें आया था? याद करो, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभिक्रियाओं के प्रकार 3 प्रकार की होती है, योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया को भी हमने 3 भागों में बांटा, नाभिक सनी योगात्मक, इलेक्ट्रॉन सनी योगात्मक, मुक्त मूलक योगात्मक। वैसे के वैसे प्रतिस्थापन को भी नाभिक सनी प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन सनी प्रतिस्थापन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। और विलोपन में बीटा एलिमिनेशन, बीटा विलोपन हमने पढ़ा था। एल्केन नाम कहां पे याद आया मुझे बताओ, कहां पे? बस बाकी कुछ नहीं देखना, आपको ये देखना एल्केन, एल्केन नाम आपको कहां पे बताया मैंने, अगर आपको याद है तब तो। और ये चीज जो जहां से सवाल बन रहे हैं ना, ये चीजें क्लास में मैंने कम से कम 4 बार तो बोली ही होगी कि ये ऐसा सवाल बनेगा, इस प्रकार से सवाल बनेगा। बताओ एल्केन नाम कहां पे बोला मैंने, कौन से रिएक्शन में बोला? विलोपन में, एलिमिनेशन में? बिल्कुल नहीं। एलिमिनेशन के अंदर मैंने आपको क्या बताया? बीटा एलिमिनेशन ध्यान रखना है। बीटा एलिमिनेशन किसमें होता है? एक तो आपका एल्कोहल का निर्जलीकरण अगर यहां पर होता, एल्कोहल का निर्जलीकरण, या फिर एल्किल हैलाइड का विहाइड्रोहेलोजनीकरण, डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, ये 2 कंडीशन दिखे तो वहां पर एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेशन यहाँ पे है ही नहीं। अगर मैं बात करूं एडिशन की, योगात्मक अभिक्रिया की, तो क्या यहां पर योगात्मक अभिक्रिया है? बताओ, मैंने योगात्मक अभिक्रिया के क्या क्या उदाहरण आपको बताए थे। मतलब नाभिक सनी योगात्मक कौन देता है? पुनर्विन्यास तो अपन को पढ़ना ही नहीं है, पुनर्विन्यास अपने सिलेबस में नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब इन दोनों में से बताओ क्या ये योगात्मक अभिक्रिया है? फटाफट बताओ, क्या ये योगात्मक अभिक्रिया? मैंने क्या बताया योगात्मक अभिक्रिया में? योगात्मक अभिक्रिया मैंने क्या बताया? अगर मैं बात करूं नाभिक सनी योगात्मक की, तो कौन देता है? कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए वहां पर। क्या एल्केन कार्बोनिल कंपाउंड है? एल्केन की बात हो रही है, एल्केन कार्बोनिल कंपाउंड थोड़ी है। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब या तो एल्डिहाइड होना चाहिए या यहाँ पर कीटोन होता, तो अपन योगात्मक कह सकते थे। ये तो बहुत सिंपल पूछा है, नाभिक सनी उसके अंदर भी नहीं गया, बार बार से पूछ रहा है। अगर आपसे पूछूं मैं इलेक्ट्रॉन सनी योगात्मक कौन सी है? एल्कीन की जितनी भी रिएक्शन होती है, एल्काइन की जितनी भी रिएक्शन होती है, वो नाभिक सनी योगात्मक होती है। याद करो, ये मैंने बताया था आपको कि मुक्त मूलक प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? एल्केन की रिएक्शन सारी की सारी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। मतलब एल्केन में एक हाइड्रोजन को हटाएगा, उसकी जगह क्लोरीन आएगा, उसको कहते हैं क्लोरीनीकरण।
ठीक है, तो एडिशन भी नहीं, एलिमिनेशन भी नहीं, कौन सी हो जाएगी? फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक अभिक्रिया है। चलो अगला सवाल बताओ, बहुत इजी। निम्न में से कौन सा एल्कोहल तृतीयक प्रकृति का है? टर्सरी 3 डिग्री एल्कोहल है, कौन सा है बताओ? टर्सरी एल्कोहल कौन सा है? कौन सा एल्कोहल तृतीयक प्रकृति का है? फटाफट बताओ। तृतीयक प्रकृति कैसे पता चलोगे? कैसा पता चलेगा? जैसे कि ये फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, किस कार्बन से जुड़ा हुआ है भाई? इसमें फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन से देखो कितने कार्बन जुड़े हुए हैं सर? 1 और 2 कार्बन जुड़े हुए। इधर तो हाइड्रोजन हो गया, 2 कार्बन है, मतलब ये कैसा हो जाएगा? सेकेंडरी। ये कैसा हो जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा। इसको देखो सर, इसमें फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन 1 2 3 जगहों से जुड़ा हुआ है, मतलब ये सर टर्सरी है। इसके अंदर देखो सर, फंक्शनल ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है और ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर एक इधर, तो ये भी हमारा सेकेंडरी हो जाएगा। इसमें फंक्शनल ग्रुप अगर देखो तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जो केवल और केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये 1 डिग्री एल्कोहल है। हमसे तृतीयक पूछा है, ऑप्शन बी करेक्ट। इतना इजी सवाल, इतने इजी सवाल जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, तो ये थे 28 जून के सवाल। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़े से लिख के ले आता हूं, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। ये थोड़ा सा एक इसका अपन कह सकते हैं बैक पॉइंट है, लिख के लाना पड़ेगा मुझे। लेकिन तब तक आप इन सवालों को देखिए, तब तक मैं लिख देता हूं अगले 29 जून वाले सवाल। ठीक है, चलो अब आपके सामने है 29 जून के सवाल। लैब असिस्टेंट 2022 के अंदर 29 जून वाला जो पेपर है, उसके ये 3 क्वेश्चन है। अब बताओ इसका आंसर बताओ। पहला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक तृतीयक एमीन है? ऐसा तो सवाल हमने लास्ट बार भी किया था, लास्ट स्लाइड में भी तो ऐसा ही सवाल था, कौन सा यौगिक तृतीयक एल्कोहल है? बिल्कुल एक्जैक्ट सवाल वही है, वही करना, कुछ भी नहीं करना। जो फंक्शनल ग्रुप है, वो फंक्शनल ग्रुप कहां पे जुड़ा हुआ है ये देख लो, और उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 2 जुड़े हुए हैं तो सेकेंडरी, 1 जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी, 3 जुड़े हुए हैं तो टर्सरी। बस इतना सा देखना है। इसके अंदर तृतीयक एमीन पहचानना है, यानी कि एमीन फंक्शनल ग्रुप है, एमीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से केवल एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब ये 1 डिग्री एमीन है। इस एमीन की अगर मैं बात करूं तो इसमें एमीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, मतलब ये आपका 2 डिग्री एमीन है। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये एमीन है ही नहीं, ये अमोनियम आयन है, ये अमोनियम आयन है। ये सवाल भी इसीलिए दिया था ताकि आप गलत करो, ये अमोनियम आयन है, जबकि ये टर्सरी है। देखने में लगता है कि भाई इससे 3 जुड़े हुए, एक CH3 इधर एक इधर एक इधर, ठोक दिया इसको आंसर। और पहले इन्होंने ये दिया फिर इसका ये दिया, तो ये अमोनियम आयन है, प्लस चार्ज लगा हुआ है। अपन से क्या पूछा है? एमीन। एमीन पे चार्ज थोड़ी होता है। चलो इसके अंदर देखिए, ये नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन से कितने जुड़े हुए हैं? 1 2 3, कितने जुड़े हुए हैं? 3। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? टर्सरी। ये आपका क्या हो जाएगा? टर्सरी एमीन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट। समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ज्यामितीय समवर्तता प्रदर्शित नहीं करता है? कौन सा जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाएगा? ऐसा सवाल आपने पिछली बार भी किया था, बताओ कौन सा नहीं दर्शाएगा? कौन सा नहीं दर्शाएगा? बस स्ट्रक्चर आपको बनानी आनी चाहिए। हेक्सीन में क्या होते हैं? 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 में क्या करना आपको? 1 पर डबल बॉन्ड लगा देना, बस। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, CH3 CH2 CH2 CH2, और इसमें एक इधर से 2 इधर से, मतलब एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ेगा और इसमें CH2 जुड़ेगा। बताओ इसमें क्या ज्यामितीय समवर्तता होगी? 2 कंडीशन मैंने आपको बताई थी, फिर से वही याद करो कि पहले तो डबल बॉन्ड होनी चाहिए, वो तो इसमें फुलफिल हो रही है, सब नहीं हो रही है। सेकंड कंडीशन, दोनों कार्बन से, जो डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़े हुए, दोनों से 2 अलग अलग समूह जुड़े हुए होने चाहिए, दोनों से 2 अलग अलग समूह जुड़े हुए होने चाहिए। क्या इसमें, इस डबल बॉन्ड से ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है, इसमें 2 अलग अलग समूह है? इस तरफ तो है, एक तो हाइड्रोजन और एक ये पूरा हो जाएगा, इस तरफ तो अलग है, लेकिन इस तरफ देखो एक हाइड्रोजन दूसरा भी हाइड्रोजन, मतलब यही पहला ही ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ये ज्यामितीय समवर्तता नहीं दर्शाएगा।
समझ गए मेरी बात को? ये वाला ज्यामितीय समव्यवता नहीं दर्शाएगा। और क्यों नहीं दर्शाएगा? अपन को कंडीशन पता है। अब इसको चेक करो, दूसरे वाले को चेक करो, क्या पे लगाना है? 2 नंबर पे मैंने लगा दिया यहाँ पे, तो इसमें एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, CH हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा भाई? 2 इधर, इधर भी CH हो जाएगा। अब देखो, अब ये जो कार्बन है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक CH3 जुड़ा हुआ है। इस वाले कार्बन को देखो, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब दोनों अलग अलग है, इसमें भी दोनों अलग, इसमें भी दोनों अलग, मतलब 2 हेक्सेन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाएगा। नहीं वाला पूछा है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। 3 हेक्सेन का या 4 हेक्सेन का कोई भी ट्राई करना चाहो, जैसे मैं 4 हेक्सेन का ट्राई कर लूं, तो 4 हेक्सेन के अंदर क्या होगा? एक, इसी के अंदर देख लेता हूं, या फिर 1 2 3 4 5 6, 4 पे लगाना, 1 2 3 4, यहाँ पे लगा दिया, है ना? सेम 2 वाली कंडीशन आ गई इसमें। 4 में क्या हो गया? सेम 2 वाली कंडीशन आ गई। 3 वाले में चेक कर लो, यहाँ पे लग जाएगा। समझ लो? तो सब के अंदर अलग अलग कार्बन आएंगे। एक ही ये कंडीशन है 1 हेक्सेन, जिसमें यहाँ पे CH2 आ रहा था, अभी मैंने आपको बना के बताया था। ठीक है ना? 1 पे जब डबल बॉन्ड होगा तो लास्ट में CH2 रहेगा, तो उस कार्बन के डबल बॉन्ड कार्बन से 2 हाइड्रोजन रहेंगे। और अपन की कंडीशन ये है कि एक कार्बन से 2 समान ग्रुप जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। यहाँ पे है, इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाएगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तथ्य मीजो समवर्गी को व्यक्त करता है? कौन सा स्टेटमेंट जो है वो मीजो आइसोमर्स को शो करता है? पहला है, मीजोफॉर्म प्रकाश निष्क्रिय या प्रकाश अक्रिय होती है क्योंकि इसमें बाह्य प्रतिकार होता है। पूरा लिख लो, बाह्य प्रतिकार होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या सही है? क्या मीजो कंपाउंड के बारे में ये तथ्य सही है? भाई मीजो कंपाउंड प्रकाश निष्क्रिय होने चाहिए, बिल्कुल सही है, प्रकाश निष्क्रिय तो होनी चाहिए क्योंकि इसमें बाह्य प्रतिकार होता है। गलत, मीजो कंपाउंड में बाह्य प्रतिकार नहीं होता, आंतरिक प्रतिकार होता है। आंतरिक कारणों की वजह से मीजो कंपाउंड जो होते हैं वो अक्रिय होते हैं, प्रकाश अक्रिय होते हैं। तो बाह्य प्रतिकार की वजह से, बाह्य कारणों की वजह से रेसिमिक कंपाउंड, रेसिमिक मिश्रण जो होता है वो भी प्रकाश अक्रिय होता है, लेकिन वो बाह्य कारणों की वजह से होता है। मीजो कंपाउंड आंतरिक कारणों की वजह से, तो ये गलत हो जाएगा। ये प्रकाश सक्रिय समवय में विभाजित किया जा सकता है, नहीं, प्रकाश अक्रिय होता है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। मीजो यौगिक असममित होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, ये भी गलत है। मीजो कंपाउंड के अंदर सममिति तल होता है, मीजो कंपाउंड में क्या होना चाहिए? सममिति तल होता है, और सममिति तल होता है तो फिर असममित नहीं हो सकते। मीजो कंपाउंड में अगर सिमेट्री है तो क्या वो असममित हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और चौथा, ये एकल यौगिक होते हैं, ये भी गलत है। एकल यौगिक थोड़ी होते हैं, ये स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब बनते हैं इसमें। तो इस हिसाब से तो चारों गलत है। ये तो 2 गलत है, इसमें तो सोचने की बात नहीं है। इन दोनों में अगर देखें, मीजो यौगिक असममित होते हैं, ओवरऑल असममित हो सकते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेना, ये आंसर हो सकता है। बाकी देखने से तो ये लग रहा है चारों ही इनकरेक्ट है, क्योंकि मीजो कंपाउंड में सममिति तल होता है तो असममित भी होगी, और एकल यौगिक तो होते ही नहीं, स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, इसके समवायी भी बनते हैं, एकल यौगिक थोड़ी होते हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है, इसके अंदर थोड़ा सा हो सकता है क्वेश्चन में भी मिस्टेक हो या मेरे से कुछ हो गई हो। ये है सवाल 29 जून के। ठीक है, तो इजी इजी सवाल है। तृतीय गैमीन पूछ रहे हैं, सीधा ही देखते ही मारो यार, तृतीय गैमीन में 1 2 3 इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना, थोड़ी सी स्ट्रक्चर आपको बढ़ानी है, बाकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाली कंडीशन लगा दो। इसके अंदर अपन को मीजो कंपाउंड्स के बारे में सारे फैक्ट पता है। ठीक है, चलो अब अपन कर लेते हैं 2016 के क्वेश्चन या 18 के, जो भी। हाँ जी भाई, ये अब आपके सामने पेपर है 2016 का। 2016 का पेपर काफी टफ था, लेकिन ये सवाल बिल्कुल भी टफ नहीं है। अभी अपन करते हैं आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न अभिक्रिया किसका प्रकार है? निम्न अभिक्रिया किसका प्रकार है, ये रिएक्शन देखना है, ये अभिक्रिया किसका प्रकार है। सबसे पहले तो एक चीज पहचानिए आपको कि यहाँ पर Br लगा हुआ था और यहाँ पर OH लगा हुआ है, मतलब Br को हटा करके यहाँ पे OH आ गया। इसका मतलब ये कैसी अभिक्रिया है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ये कैसी रिएक्शन है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, मतलब युगात्मक अभिक्रिया तो ये नहीं होगी।
पहला सवाल तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब इन तीनों में से कोई एक होगा। फिर मैंने एक लास्ट क्लास में आपको एक चीज बताई कि दो है, एक तो एल्कोहलिक KOH होता है, एक एक्वस KOH होता है। अगर आपको कहीं पे भी रिएक्शन में रीएजेंट के तौर पर एल्कोहलिक KOH दिखे, क्या दिखे, एल्कोहलिक KOH दिखे, तो वो बीटा एलिमिनेशन होता है, बीटा विलोपन होता है। और कहीं पे अगर नाभिक सन्निहित प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखे, सॉरी एक्वस KOH दिखे, तो वो नाभिक सन्निहित प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। और यहाँ पे हमें दिख रहा है एक्वस KOH, सीधा सा आंसर चला जाएगा नाभिक सन्निहित प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या चला जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि एक्वस KOH जो है वो नाभिक सन्निहित प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। अब आप कहेंगे सर ये तो एल्केन है और एल्केन तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, लेकिन कब मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कब देगा, जैसे यही एल्केन ऐसे होता CH3CH2Cl या ऐसे हो जाता, मतलब ये तो एल्किल हैलाइड है, वैसे भी एल्केन भी नहीं है, ये तो क्या है, एल्किल हैलाइड है। और एल्किल हैलाइड कौन सी रिएक्शन देता है बताओ, एल्किल हैलाइड कौन सी रिएक्शन देता है, नाभिक सन्निहित प्रतिस्थापन। कितना सिंपल है भाई। अगर आपको मतलब किसी भी तरीके से, दो तरीके हैं इसको पहचानने के। पहला तरीका तो क्या है कि एल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH का आपको पता है कि एल्कोहलिक KOH बीटा एलिमिनेशन देता है, एक्वस KOH नाभिक सन्निहित देता है। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका बहुत ही सिंपल, अपन ने पढ़ा था नाभिक सन्निहित प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन देते हैं, एल्किल हैलाइड और एल्कोहल। ये क्या है, एल्किल हैलाइड तो है RX, इसी को तो बोलते हैं एल्किल हैलाइड। ये क्या है, एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड आपकी कौन सी अभिक्रिया देते हैं, एल्किल हैलाइड नाभिक सन्निहित प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, चाहे एल्किल हैलाइड हो चाहे एल्कोहल हो, नाभिक सन्निहित प्रतिस्थापन देंगे। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान सवाल, देखते ही पहचान लेता है कोई भी बच्चा। एल्किल हैलाइड दिखा, सीधा आंसर नाभिक सन्निहित प्रतिस्थापन। एक्वस KOH दिखा, सीधा आंसर नाभिक सन्निहित प्रतिस्थापन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चलावयवता। टोटोमेरिज्म एक विशेष प्रकार की है। श्रृंखला समावयवता यानी कि चेन आइसोमेरिज्म, स्थिति समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म, त्रिविम समावयवता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म और क्रियात्मक समूह समावयवता, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्या आंसर हो जाएगा, टोटोमेरिज्म। सबसे पहले तो आपको पता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसके अंदर 5-6 प्रकार होते हैं। और चलावयवता भी एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। अब यहाँ पे ये पूछा गया कि स्ट्रक्चरल में भी ये किसका है, तो आपको पता है कि चलावयवता को अपन क्या कहते हैं, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म कहते हैं, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म कहते हैं। मतलब इसके अंदर क्या होता है, कीटोन से इनोल बन जाता है, समझ आ गए, ग्रुप के अंदर बदलाव होता है। तो ये एक प्रकार की क्रियात्मक समूह समावयवता भी इसको कह सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप के अंदर क्या होता है, यहाँ पे चेंज होता है। ठीक है, क्रियात्मक समूह बदल जाता है, कीटोन से इनोल बदल जाता है। भाई चलावयवता को कीटो इनोल कहते हैं, कीटोन से इनोल बन गया तो ये ग्रुप ही बदला, फंक्शनल ग्रुप ही बदला। और फंक्शनल ग्रुप बदलता है तो उसमें अपन उसको क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह समावयवता ही तो कहते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से क्रियात्मक समूह समावयवता है। अब ये देखो, नीचे दी गई योगात्मक अभिक्रिया के प्रथम पद में जेड होगा। जेड यहाँ पर आपसे इंटरमीडिएट मध्यवर्ती पूछा है कि मध्यवर्ती क्या बनेगा, प्रथम पद के अंदर जो है यहाँ पर मध्यवर्ती इंटरमीडिएट क्या बनेगा, बताओ आंसर। इंटरमीडिएट यहां पर क्या बनेगा, सबसे पहले तो देखो एल्कीन है और एल्कीन कौन सी अभिक्रिया देता है, एल्कीन कौन सी अभिक्रिया देता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। याद है कि नहीं है बताओ, यस सर याद है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में मध्यवर्ती बढ़ता क्या है, कार्बोकैटायन। मध्यवर्ती क्या बढ़ता है, कार्बोकैटायन, कार्ब धनायन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बोनायन, कार्बोनायन मतलब कार्ब एनायन, कार्ब एनायन, तो ये तो दो पहले से गलत हो गया। कार्बो एनायन तो इंटरमीडिएट बनेगा ही नहीं, कार्बो एनायन तो इंटरमीडिएट बनेगा ही नहीं, तो ये तो दो पहले से गलत हो गए। अब कार्बोनियम आयन, इसी कार्बोकैटायन को ही कार्बोनियम आयन कहते हैं, कार्बन पे प्लस लगता है उसको कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन कहते हैं। अब कौन सा बनेगा, कौन सा बनेगा बताओ। तो इसके अंदर आपको पता है कि हमने एल्कीन में जब किसी को ऐड करते हैं तो सच जब का रूल लगाते हैं,
जो कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा वही यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो देखो एक तो कार्बोकेटाइन ये बढ़ रहा है और एक कार्बोकेटाइन ये बढ़ रहा है, स्टेबल कौन सा है? ये तो 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन देखो भाई इसके अंदर दो कार्बोकेटाइन बन रहे हैं, इसको मैं दिखाऊं तो एक तो हमारे पास ये कार्बोकेटाइन बन रहा है CH2 पॉजिटिव, और एक हमारे पास ये कार्बोकेटाइन बन रहा है CH पॉजिटिव CH2। एक ये कार्बोकेटाइन है, एक ये कार्बोकेटाइन है, ये आपका 1 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री है। कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? 2 डिग्री वाला, तो कौन सा बढ़ जाएगा? सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। कौन सा बढ़ जाएगा? सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी सवाल है, केवल इतनी सी पहचान करनी है कि यहाँ पर जो है वो सबसे पहले तो एल्कीन है, और एल्कीन की अभिक्रिया होती है इलेक्ट्रॉन शनि योगात्मक। इलेक्ट्रॉन शनि योगात्मक अभिक्रिया मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन बनेगा, ये दोनों ऑप्शन गलत। कार्बोकेटाइन भी कौन सा बनेगा? जो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो सेकेंडरी और प्राइमरी में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? सेकेंडरी, तो सेकेंडरी बन जाएगा बस। चलो अब आपके सामने है 2018 के सवाल, 2018 के क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है अम्लीय सामर्थ्य का घटता हुआ क्रम बताना, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ का। अम्लीय सामर्थ्य क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट के समानुपाती और प्लस आई इफेक्ट के व्युत्क्रमानुपाती, यही तो होती है एसिडिक स्ट्रेंथ। भाई जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है? माइनस आई इफेक्ट के समानुपाती और प्लस आई के व्युत्क्रमानुपाती। यानी माइनस आई जितना लगेगा अम्लीय सामर्थ्य उतना ही ज्यादा होगा, प्लस आई लगेगा अम्लीय सामर्थ्य को घटाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो इसके अंदर फिनोल है तीनों ही, एक में NO2 ग्रुप लगा हुआ है, एक में CH3 ग्रुप लगा हुआ है, एक में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो NO2 ग्रुप क्या होता है? NO2 ग्रुप सर माइनस आई ग्रुप है। CH3 ग्रुप क्या होता है सर? ये प्लस आई ग्रुप है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो जो माइनस आई वाला है वो अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ाता है, यानी कि फर्स्ट वाले की सबसे ज्यादा, और प्लस वाला घटाता है तो इसकी कम हो जाएगी। तो ये तो बीच में न्यूट्रल है, थर्ड की सबसे कम हो जाएगी क्योंकि इसके ऊपर प्लस आई लगा हुआ है, और प्लस आई के ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। एल्किल ग्रुप क्या होता है? प्लस आई ग्रुप होता है, प्लस वाला एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है, तो सबसे ज्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, ये इसका घटता हुआ ऑर्डर है। ठीक है, 2018 का सवाल। इसके अंदर बताना है सबसे कम अणुभार वाले एल्केन को खोजे जिसमें चतुष्क कार्बन है। इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर बनानी है, जैसे कि मैं प्रोपेन की स्ट्रक्चर बनाऊं तो CH3 CH2 CH3, इसका कोई चतुष्क कार्बन नहीं है। अगर मैं बात करूं इसकी 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन, तो इसके अंदर 1 2 3 4 ब्यूटेन बना दिया पहले, फिर 2 और 3 पे मेथिल लगे हुए हैं। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर मेथिल लगा दिया मैंने। ठीक है, तो इसके अंदर भी कुछ नहीं है, अपन स्ट्रक्चर बना लेते सारे। ऊपर वाले को मिटा दूं मैं क्योंकि मुझे जगह जरूरत पड़ेगी इसकी। इसकी स्ट्रक्चर बनाए 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन, तो प्रोपेन की अगर स्ट्रक्चर बनाऊं तो 1 2 3, ठीक है, और इसमें 2,2 यहाँ पे क्या लगा हुआ है? मेथिल CH3 CH3। ठीक है, बाकी इधर CH3 हो जाए, ये हो गया 2 मेथिल ब्यूटेन। 2 मेथिल ब्यूटेन 1 2 3 4, 2 पे मेथिल लगा हुआ है। अब इसके अंदर मुझे क्या बताना है? चतुष्क कार्बन बताना है। एक इन्होंने कहा है कि सबसे कम अणुभार वाला, तो पहली बात तो चतुष्क कार्बन दिख ही एक में ही रहा है, बाकी किसी में चतुष्क कार्बन नहीं दिख रहा। चतुष्क का मतलब कार्बन की चारों संयोजकता किससे जुड़ी हुई हो? कार्बन से। कार्बन की चारों संयोजकता कार्बन से जुड़ी, वो चतुष्क कार्बन है। तो इसमें केवल और केवल एक ही है जिसके अंदर ये हो जाएगा 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन, ये आंसर हो जाएगा चतुष्क कार्बन का। आया समझ में? मतलब इस सवाल के अंदर आपको 2 स्टेप करने थे। पहले जो IUPAC नाम लिख रखे हैं उनकी स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा किसमें 4 कार्बन है। अगर और किसी में यहाँ पर होता चतुष्क कार्बन तो फिर आपको न्यूनतम अणुभार वाला लेना था। ठीक है ना, जिसका अणुभार कम होता वो आंसर हो जाता। अभी फिलहाल ये आंसर। अगला सवाल, निम्न में से अनुनादी संरचनाओं के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? गलत कथन पहचानना है अनुनादी संरचनाओं के बारे में। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होती है? अनुनादी संरचनाएं। अनुनादी संरचनाएं क्या होती है? जिसमें अणु या परमाणुओं की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन होता है या तो डबल बॉन्ड की स्थिति में या आवेश की स्थिति में, उनमें परिवर्तन होता है। तो अणुओं की व्यवस्था समान होती है, बिल्कुल करेक्ट है।
इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहती है, संख्या बिल्कुल समान, स्थिति में परिवर्तन होता है, संख्या में बदलाव थोड़ी होता है, समान आबंधन होता है, बीच में बॉन्डिंग भी समान होती है, सभी संरचनाओं की ऊर्जा लगभग बराबर, ये गलत हो जाएगा, ऊर्जा बराबर नहीं होती, अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा अलग अलग होती है, सबकी ऊर्जा बराबर थोड़ी होती, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन सी है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सभी संरचनाओं की ऊर्जा लगभग बराबर, ये गलत है, ऊर्जा अलग अलग होती है। दो क्वेश्चन अपने पास और है, 2018 के ही सवाल है। एक क्वेश्चन है, एथेन के सांत्रित स्वरूपण के विषय में सही कथन बताइए। एथेन के सांत्रित स्वरूपण, दो प्रकार के रूप होते हैं एथेन में, स्वरूपण समवेता हमने पढ़ी, एक ग्रसित एक सांत्रित। आपको स्थायित्व का क्रम पता होना चाहिए, ये बहुत सिंपल सा सवाल है, हमने देखा भी था कि जो सांत्रित होता है उसका स्थायित्व ग्रसित से ज्यादा होता है, ये चीज सबको ही पता है। एथेन के स्वरूपण में हमने 2-3 चीजें पढ़ी थी बस, तो ये चीज अपन को पता है कि भाई सांत्रित का स्थायित्व ज्यादा होता है। इसी बारे में ये पूछा गया है कि सांत्रित के बारे में सही कौन सा है, ग्रसित के बराबर स्थायी नहीं, ज्यादा होता है, ग्रसित से ज्यादा स्थायी, हाँ बी, बी ऑप्शन है, बी ग्रसित से ज्यादा स्थायी, कम स्थायी नहीं, ग्रसित कम स्थायी होता है, अस्तित्व में नहीं है, बिल्कुल सांत्रित अस्तित्व में होता ही है, ठीक है। तो बी करेक्ट हो जाएगा, इजी सवाल है। चलो अब ये जो नेक्स्ट सवाल है, ये पूरे इसमें मुझे सबसे अच्छा सवाल लगा, अपन ने अभी तक जितने भी सवाल किए और मैं सबसे बेस्ट सवाल है ये, और ये जो बच्चा कर लेगा मैं कहूँगा उस बच्चे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सारी केमिस्ट्री तगड़ी है ना, वही बच्चा कर पाएगा इस सवाल को। अभी तक हमने सारे जितने भी सवाल देखे कितने इजी सवाल थे, एक दो क्वेश्चंस में कुछ डाउट लगा होगा, मेरे को भी लगा, एक तो वो मीजो कंपाउंड्स वाला आपको पता है मैं उसमें नहीं थोड़ा सा एलिमिनेट कर पाया, क्योंकि मैं जब आया तो सिर्फ सवाल लेके आया, मैं उसको पहले से देख के नहीं आया, क्योंकि मुझे भी तो आना चाहिए ना, मैं पहले से सोल्व करके आ जाऊँ वो थोड़ा नहीं, ठीक है। तो ये जो मीजो कंपाउंड वाले के अंदर उसमें कुछ ऑप्शन ही ऐसे ही थे, ठीक है, वैसे हमने उसको सही से सही टिक करने का कोशिश किया। और एक जो है वो अनुनादी संरचनाओं वाला, ये दो सवाल थोड़ा सा फिर से आप देख लेना, रीचेक कर लेना, मिस्टेक हो सकती है, लेकिन बाकी सारे करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे डाउट लग रहा था तो मैं आपसे बता दूं, ठीक है, ऐसे नहीं कि कुछ गलत याद कर। ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट एक साथ लगेंगे, इसमें केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी काम नहीं चलेगा, आपको इनऑर्गेनिक भी आनी चाहिए। कैसे सर, अभी बताऊंगा। सवाल पढ़े ध्यान से, हाइपोक्लोरस अम्ल तथा प्रोपाइल की योगात्मक अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद है। तीन चीजें हमारे पास है, पहली चीज हाइपोक्लोरस अम्ल, दूसरी चीज प्रोपाइल, और तीसरा है इसकी योगात्मक अभिक्रिया, प्रोडक्ट अपन को बताना है। तो पहला चीज यही फंस जाती है कि हाइपोक्लोरस अम्ल क्या होता है, और ये चीज ये आपको तब आएगी जब आपने पी ब्लॉक पढ़ा है, ग्रुप 17 हेलोजन परिवार में, जब आपने क्लोरीन के जो अम्ल होते हैं उनको पढ़ा है, तब आपको पता होगा हाइपोक्लोरस अम्ल की स्ट्रक्चर क्या होती है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं हाइपोक्लोरस अम्ल की स्ट्रक्चर ही नहीं आती, और अगर स्ट्रक्चर नहीं आएगी तो ये सवाल आप नहीं कर पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, समझ गए। तो पहली चीज यही फंस जाती है हाइपोक्लोरस अम्ल की स्ट्रक्चर। अपन को स्ट्रक्चर आती है, हाइपोक्लोरस अम्ल HOCl होता है, और प्रोपाइल, प्रोपाइल क्या होता है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं प्रोपाइल, यही तो होता है प्रोपाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपेन मतलब प्रो, और आइन है मतलब ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, ये छोटी सी चीज अपन को बताइए। फिर हाइपोक्लोरस अम्ल है HOCl, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस अम्ल। करवाना क्या है, योगात्मक अभिक्रिया, यानी कि योग करवाना है। योग कैसे करवाएंगे, मैंने सिंपल से आपको कहा था कि एल्काइन की जितनी भी रिएक्शन होती है, अब दूसरी चीज आपको क्या लगेगी यहाँ पर कि योगात्मक अभिक्रिया में ये कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोपाइन है, और प्रोपाइन क्या होता है, एल्काइन, प्रोपाइन एल्काइन होता है, और एल्काइन की सारी रिएक्शन कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन सने योगात्मक अभिक्रिया, पता है कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन सने योगात्मक अभिक्रिया। और उसके अंदर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन सने योगात्मक अभिक्रिया है, और इसके अंदर ये कैसी एल्कीन है, असमित एल्कीन, असमित एल्काइन है। और अगर असमित एल्काइन हो इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया में, तो अपन क्या करते हैं, मार्कोनी का नियम लगाते हैं मार्कोनी का रूल। मार्कोनी का रूल क्या कहता है
कि नेगेटिव पार्ट को वहां पे जोड़े जहां पे हाइड्रोजन कम है, नेगेटिव पार्ट को वहां पर जोड़े जहां पे हाइड्रोजन कम है। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव में तोड़ेंगे तो OH नेगेटिव Cl पॉजिटिव। दूसरा, बच्चे यहाँ फंस जाते हैं, इसको तोड़ ही नहीं पाते, कोई Cl को नेगेटिव कर देता है, कोई OH को नेगेटिव कर देता है। तो इसको तोड़ने का सही तरीका भी पता होना चाहिए। OH पर आंशिक ऋणावेश आएगा, इस पे आंशिक धनावेश आएगा, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब अपन को पता चल गया कि OH नेगेटिव है, और मार्कोनी का नियम हमें पता है कि नेगेटिव पार्ट वहां पे जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कम है, मतलब OH इस पे जुड़ेगा और दूसरे वाले पे अपने आप Cl जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, देखो CH3C OH डबल बॉन्ड CH Cl, क्योंकि दो यहाँ पे जुड़ गए तो इसके बीच का एक बॉन्ड कम हो गया। अब यहां से भी आप ऑप्शन नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि एल्कोहल तो इसमें है ही नहीं कहीं, एल्कोहल तो कोई ऑप्शन में भी नहीं है। यहां तक भी ये सवाल खत्म नहीं हुआ है, इसलिए मैंने कहा बहुत बढ़िया सवाल आया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो ये है कई सारे कॉन्सेप्ट एक साथ लगेंगे। अब क्या करेंगे सर, एल्कोहल तो इसमें कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा, एल का मतलब एल्डिहाइड, ऑन का मतलब कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन, मतलब इसमें तो एल्कोहल तो कहीं पे आ ही नहीं रहा, तो कैसे करोगे? तब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ऊपर वाला मिटा दो। अब अपन इसके अंदर एक चीज लगाएंगे, वो है टोटोमेरिज्म। क्या होती है टोटोमेरिज्म? मतलब क्या होता है टोटोमेरिज्म? टोटोमेरिज्म आपने सबने पढ़ा होगा। टोटोमेरिज्म को अपन क्या कहते हैं, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म कहते हैं, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो इसके अंदर देखो इनोल तो बना हुआ है भाई, टोटोमेरिज्म को अपन कहते हैं कीटो इनोल, यानी कि कीटो फॉर्म इनोल में या इनोल फॉर्म कीटो में बदलनी होती है। यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, कीटोन वाली है क्या? कीटोन दिख रहा है? नहीं, इनोल है। इनोल क्या होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड को अपन क्या कहते हैं, इन इन, और एल्कोहल को अपन क्या कहते हैं, ऑल, तो बीच में से ई हट जाएगा तो ये बन जाएगा इनोल, इसे कहते हैं। अब ये सवाल उसी को समझ में आएगा जिसकी कंसेप्ट अच्छे हैं, समझ गए? तो ये इनोल है, और इनोल को अपन को किस में बदलना है, कीटो में। इनोल को अपन को कीटो में। एक चीज मैं भूल गया बताना, सबसे पहले जो बच्चा एक्टिव है, जिस बच्चे को ऑप्शन एलिमिनेशन आते हैं, वो क्या करेगा, जैसे ही उसको दिखा हाइपोक्लोरस अम्ल, उसने किया HOCl, उसको सूत्र पता है, तो इसका मतलब HOCl, क्लोरीन तो एक ही है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डाईक्लोरो, डाईक्लोरो। दो ऑप्शन तो एक पहली नजर में आप गलत कर दोगे। अब अपने पास केवल दो ही ऑप्शन बचे गए, दो तो पहले से ही गलत हो गए। कैसे गलत हो गए? क्योंकि भाई साहब हाइपोक्लोरस अम्ल है, हाइपोक्लोरस अम्ल है तो HOCl होगा, एक ही क्लोरीन होगा उसमें, दो तो क्लोरीन आने से नहीं। तो पहली चीज तो अपन इसको तो एक सेकंड में अलग कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज अपन को पता है, मतलब बच्चे जो इंटेलिजेंट होते हैं ना, वो इसमें इतना टाइम लगे, मैं तो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ तब टाइम लग रहा है। वो क्या करेंगे, पहले हाइपोक्लोरस दिखा, एक क्लोरीन, दो ऑप्शन गलत किए, फिर उनको पता है कि ये मार्कोनिक से ऐसे जुड़ गया, फिर आएगा इनोल, इनोल से उसे पता है कि कीटो बनेगा, यानी कि कीटोन बनेगा, और कीटोन के लास्ट में क्या आता है, ऑन। एल तो किसके लास्ट में आता है, एल्डिहाइड, इनोल से एल्डिहाइड थोड़ी बनता है, कीटोन बनता है, कीटो इनोल इसको कहते हैं। सीधा आंसर टिक। ये तो है जब आपके कॉन्सेप्ट बेहतरीन होते हैं, आपने बहुत बार क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, तब ये चीजें आती हैं। कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो भी ये यही चीजें हैं कि भाई ये इनोल है, इनोल से अपन को कीटोन बनाना है। इनोल में क्या आता है, CH3COH डबल बॉन्ड CH Cl। होता क्या है कीटोन में, देखो इस तरीके से कुछ होता है, CH3 डबल बॉन्ड CH2Cl, ये इसका कीटोन बन जाएगा, समझ गए? ये इसका कीटोन बन जाएगा, और इसी को अपन क्या कहते हैं, 1-क्लोरोप्रोपेनॉल। कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, क्लोरो लगा हुआ है, ठीक ना, गिनती स्टार्ट से करेंगे तो 1-क्लोरोप्रोपेनॉल है ना, ये इसका यूपीएससी नेम लिखा गया है। तो इसमें देखो कितने सारे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। अब ये अगर आपको समझ में नहीं आया कि कीटो से इनोल कैसे बना, तो वो टोटोमेरिज्म देखना पड़ेगा। इसके अंदर एक कंडीशन होती है, आपको 1 2 3 गिनना है। ये तीसरा जो कार्बन है ये sp3 होना चाहिए, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। sp3 का मतलब सारे सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। sp3 है, यस। अल्फा हाइड्रोजन भी है इसके पास, हाँ है। तो ये कहेगा कि ये डबल बॉन्ड तू मेरे को दे दे, मैं तेरे को हाइड्रोजन दे दूं। तो इसने डबल बॉन्ड इसको दिया, और इसने इसको हाइड्रोजन दिया, यही तो O को हाइड्रोजन दे दिया, और इसने इसको डबल बॉन्ड दे दिया, समझ गए? ये कीटो इनोल आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट होता है। तो सबसे पहले आपको हाइपोक्लोरस अम्ल क्या होता है पता होना चाहिए।
फिर एडिशन रिएक्शन में ये कौन सी है पता होना चाहिए। एल्काइन जो है वो उसके अंदर असम्मित हो जाए तो कैसे ऐड करना है ये पता होना चाहिए। उसके बाद में आइसोमेरिज्म आना चाहिए, समावेगता। उसके बाद आईयूपीएसी नामकरण आना चाहिए। 5 से 6 कॉन्सेप्ट इसमें लग रहे हैं। हाँ, आप अगर बहुत अच्छे तरीके तैयारी की है तो आप 2-3 चीज़ों से ही निकाल सकते हैं, जो मैंने अभी बताया, हाइपोक्लोरस अम्ल देखते ही या फिर इनोल से कीटोन देखते ही। ठीक है ना? तो ये एक अच्छा सवाल था और जितने सवाल थे मैंने सारे सवाल ले लिए। एक भी सवाल आपका नहीं छूटा है। हो सकता है एक आध कोई सवाल मुझे ना दिखा हो तो वो आप सोल्व कर सकते हैं। बाकी लगभग मैं 99.99% सवाल आपके ले लिए। ठीक है, तो ये आज अपन ने सारी चीज़ें डिस्कस की। एक बार मैं फिर से कह देता हूँ, तो जो सवाल में डाउट था उनको एक बार रीचेक ज़रूर कर लें। ठीक है, चलो धन्यवाद।